नाजरीन, ये है रेड लाइन। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा तहलका। इमरान खान ने पंजाब असम्बली तहलील करने के बाद KP की असम्बली की तहलील करने का प्रोसेस शुरू किया और अब हमें बता रहे हैं कि मरकज़ में जिसको वो छोड़ के जा चुके थे दोबारा से उस हाउस में वापस आने का इम्कान है। 11 इस्तीफ़े उनके कबूल हो चुके हैं। 123 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था और हमें मुसलसल बताते रहे थे कि इस हाउस के ऊपर मेरा बिल्कुल एतमाद नहीं है। मैं बहुत महज़ब अल्फाज में बता रहा हूँ वो किस किस्म की तनकीद करते थे, लेकिन अब उसी हाउस के अंदर वो वापस जा रहे हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि अगली केयर टेकर हुकूमत अगर आती है और हाउस में मौजूद नहीं होते तो अंदर जो इस वक्त अपोजिशन है, जिसको वो फ्रेंडली अपोजिशन कहते हैं, वो आउट गोइंग हुकूमत के साथ मिलकर अपनी पसंद का केयर टेकर ले आएगी। तो इमरान खान साहब आप दोबारा से उसी सियासत के हलके में वापस आ गए हैं जिसको उन्होंने खैराबाद कह दिया था और कहा था कि उन्होंने सड़कों पर जाकर फैसले करने हैं। इसके ऊपर हम राना तनवीर हुसैन से बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के एक सरकर्दा रुकन भी हैं और लीडर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। उनका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन हम आपको बता दें इसी प्रोग्राम में हम बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब से भी बात करेंगे जो तर्जुमान है KP हुकूमत और पाकिस्तान की सियासत के उतार चढ़ाव को बहुत अरसे से देख रहे हैं। कैसा लगेगा उनको जब उनकी जमात के नुमाइंदगान उस हाउस में वापस जाएंगे जिस हाउस के ऊपर वो थू थू करते थे और उसको छोड़ के आ गए थे। और KP में जो अंदनाक वाक़या हुआ, जो एक कलीदी शख्स, एक सेंट्रल पावर अफरीदी साहब लॉ की दुनिया में उनको भरे कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। लतीफ़ा अफरीदी हमारे दोस्त भी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे। जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ वो बहुत ही अंदोनाक है, उस पर भी उनसे बात करेंगे। कराची हैदराबाद में पीपल्स पार्टी और GI जमात इस्लामी आपस में दस्तो गिरेबां हैं। PTI के ख्वाब जो है वो शैटर हो गए। इमरान खान का इनकलाब कराची और हैदराबाद में लोगों को मुतासर नहीं कर पाया, इस पर भी बात करेंगे। ट्रेंडिंग के अंदर अच्छे ट्वीट्स हमने आपके लिए चूज़ किए हैं। मोने सलाही का एक ट्वीट है और एक सलमान शहबाज का, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब इमरान खान को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो इम्कान है कि असम्बली में वापस आ सकते हैं तो आपके दिल को तसल्ली होती है कि जमहूरियत के लिए ये अच्छा है या नहीं? देखिए, पहले साहब मैं आपको बताऊँगा जो इमरान खान की शख्सियत है, हर नुक्ता नज़र से देखें, हर एंगल से देंगे उसको तो आपको एक अजीब सा करैक्टर मिलेगा। जहाँ तक सियासी उसके करैक्टर की बात है वो इंतहाई एक नापुख्तगी और मैं उसको क्या नाम दे सकता हूँ, लेकिन हर वक्त उसने जो फ़ैसला किया है या उसने कहा कि मैंने गलती की, वो सीरीज़ ऑफ मिस्टेक्स जो है वो 1 2 3 4 7 वो चलाते हैं कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। या उसने जब भी कोई काम किया है वो ऐसा किया है जो रियासत के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़ उसके म्यूटनी में आते हैं या सिविल नाफरमानी में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसा किरदार है जिसको आप जो भी नाम दें, लेकिन साथ ही साथ उसको जो अकोमोडेट किया जाता है या उसको लाडला पाना है वो ख़त्म होने को ही नहीं है। अब ये जो यू टर्न ले रहा है जो अभी हुआ है कि हम वापस आ रहे हैं, आपने ठीक कहा, थू थू करने वाली बात, ये थूक कर चाटना भी एक मुहावरा है। वो मेरा हाल बहुत ही एक ना पसंदीदा एक एक्शन होता है या सज़ा होती है कि आप ये काम करें तो हम आपकी बात फिर मान जाएंगे, पहले आप थूक कर चाटें अपना। तो ये थूका चाट रहा है तो उस पर तो हमें कोई नहीं इतराज़, अवाम देख रहे हैं और अवाम इसका वही असर करेंगे जो कराची में किया है इंशाल्लाह इलेक्शन में, क्योंकि ये इसका जो ख्याल है ना कि अवाम। लेकिन राना साहब ये इस अमल में तो आपने इनको बड़ा इनकरेज किया, आपकी जमात ने तो इनको कहा कि आप पार्लियामान में वापस आएँ। इमरान खान की शख्सियत पर आपके एतराज़ात अपनी जगह पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी है और आप ख़ुद भी एक मजे हुए सियासतदान हैं, लेकिन आपने तो खुद इनको वापस बुला रहे थे। वो कहते हैं ना पंजाब, आप तुसी से स्नेह भेज रहे सी इन्हों। एक दूसरी बात ये कि आपने इनके इस्तीफ़े जो हैं कबूल ही नहीं किए। अगर आप कबूल कर लेते तो आज इमरान खान के लिए यू टर्न बंद हो जाता ना। तो आपने खुद भी माशाल्लाह सहूलत फराहम की है इमरान खान को। नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं, वो तो हमारा स्टांस है, डेमोक्रेटिक स्टांस है, एक सिस्टम के साथ कमिटमेंट है हमारी कि सिस्टम चलना चाहिए। आपने देखा कि जब से ये नया सिस्टम आया है 85 ऑनवर्ड, जो 58(2)(b का इस्तेमाल किया गया, फिर उसको मिल के
पॉलिटिकल पार्टी जो मैच्योर पार्टी थी उन्होंने उसको वो रास्ता बंद किया और फिर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती रहीं। और यही हमारा था कि हुकूमतें जो भी आती जाती रहें और वोट और नो कॉन्फिडेंस के जाएं या वैसे कोई छोड़ जाए, लेकिन असम्बली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। और ये एक बेहतर होगा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ज़्यादा मैच्योर और इस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इसने जो काम किया है उससे हम कहते थे कि आगे बैठे और एक जो अपोजिशन का रोल है वो अदा करे और ये डाइजेस्ट करे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मैं निकल गया हूँ, मैं असम्बली का जो था अक्सरियत वो मैं लूज़ कर गया था और लोग मेरे साथ नहीं रहे, लिहाजा एक आईनी तरीका था उससे मैं निकल गया हूँ और बैठे अपोजिशन करे। ये अब भी हम कहते हैं कि हम आए, हम खुश आमदीद कहते हैं, ये खुश आइंद उसका फैसला है और इसको आगे लेके जाएं और जो 4, 5, 6 महीने रह गए हैं उसमें अपनी एक रोल अदा करे और आएगा। लेकिन राना साहब प्रॉब्लम इसमें ये है, मुकद्दर कलामी, प्रॉब्लम इसमें राना साहब ये है कि वो आप के पास असम्बली में अपनी गलती को मानते हुए नहीं वापस आ रहे हैं, वो उस आईनी अमल को इंडोर्स करते हुए वापस नहीं आ रहे जिसको अभी भी वो साजिश कहते हैं, वो आपको पलटाने के लिए आ रहे हैं, वो अगली केयर टेकर बनाने के लिए आ रहे हैं। तो उनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। आप भले उसको कहें कि एक खुशाइंद बात है, लेकिन वो तो बुनियादी तौर पर आपके पांव उखाड़ने के लिए आ रहे हैं। नहीं, हम समझते हैं कि अगर ये पहले तो अभी नियर फ्यूचर में आपको ये जो उसके ने प्ली ली है कि जी मैं इस प्रीटेक्स्ट पे आऊँगा कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है, तो वो मैं समझता हूँ कि अभी तो उसका टाइम नहीं आया। उसका टाइम तो आएगा जब असम्बली डिज़ोल्व होगी, तो वो तो काफ़ी अर्सा है, मेरा ख्याल है 12 अक्टूबर या 16 अगस्त की डेट है जब असम्बली का लास्ट डे होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी अगर आना चाहता है तो हम कहते हैं आए, बैठे वहाँ पे और अपना एक जो रोल है वो अदा करे। तो अगर सिर्फ इसलिए आना है तो फिर उसको वहाँ पे बैठ के भी मेरा 5-6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा उस प्रोसेस के लिए। तो अभी तो उसने एक असम्बली डिज़ोल्व की है, उसको भी थोड़ी सी हीट महसूस होनी, हीट आनी शुरू होगी 1-2 दिन में कि पंजाब गवर्नमेंट थी वो लाइफ लाइन थी इसके लिए, इसके लॉन्ग मार्च के लिए, इसकी मिसचीफ के लिए, इसकी सारी साजिशों के लिए। ये जो इसने वहाँ पे टाइम गुजारा है ज़मान पार्क में, इसकी एक टांग से प्लस्तर दूसरी टांग पे प्लस्तर लगाने में, ये सब पंजाब गवर्नमेंट का किरदार था। तो ये मैं समझता हूँ ये चीज़ें अब उसको पता चलेंगी। अभी KPK पे लेतो लाल कर रहे हैं, कभी कोई खटाई पड़ जाती है, कभी टाइम आगे बढ़ाते हैं, कभी जुमे का दिन करते हैं, कभी। हालांकि तल्ला साहब इसने कहा था कि जो ही पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होगी या एडवाइस जाएगी उसी के फ़ौरन बाद KPK की एडवाइस भेज दी जाएगी। लेकिन वहाँ कहाँ गई इसकी बातें? उसी तरह वही बात थी जिस तरह ये बातें करता है, झूठ बोलता है या इसी तरह गलत किस्म की बातें करता रहता है, होशोवास में। शायद राना साहब आपके पास नंबर, आपके पास असम्बली के अंदर नंबर क्या पूरे हैं? मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि आपने पंजाब में परवेज़ इलाही को, आपसे मुराद आपकी जमात ने पंजाब में परवेज़ इलाही को बहुत ताने दिए कि तू नंबर पूरे करके विखा। वो नंबर उन्होंने पूरे कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि वो आपको टेस्ट करेंगे। तो जिस मयार पर आप परवेज़ इलाही को परख रहे थे जो फ्लोर टेस्ट है, तो बजाय इसके कि इमरान खान आपको मजबूर करे कि वो फ्लोर टेस्ट हो, वो असम्बली में वापस आए, तो आप खुद ही अपना फ्लोर टेस्ट कर लें और पहले से एतमाद का वोट ले लें। इसमें कोई मज़ायका क्या है? तो साहब मैं आपको बताऊं, पंजाब की बात तो चले बहुत पुरानी हो गई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारा ताने भी हमें मिले हैं, लेकिन वो नो दैट इज़ पास्ट। तो अभी वो कहता जी मैंने भी ये काम करना है, तो ये एक आईनी तरीका है, उसका हक है, लेकिन इसमें भी कोई मज़ायका नहीं है कि हम खुद ही ये काम कर लें। तो मेरा पार्टी फैसला कर लेगी, लेकिन अभी तो देखते हैं कि ये करता क्या है। हमारे पास नंबर अल्लाह के फजल से हमारे लाइव साथ हैं, सारी जो हमारी गवर्नमेंट है इंटैक्ट है, बल्कि जिस वक्त हमने वोट जो अदम एतमाद किया था और बाद में उनको वोट मिले थे प्राइम मिनिस्टर को, तो शहबाज साहब को, तो उससे हमारे नंबर बढ़े हैं। अब 176 की बजाय 180 प्लस हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, उसका शौक़ है, पूरा करे। और ये भी एक तरीका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ले लें,
तो मेरा ख्याल है वो देख लेंगे, क्या पार्टी देख लेगी या पीडीएम देख लेगी कि क्या कौन सा ऑप्शन है, कौन सी बेहतर चीज़ है। इंशाल्लाह आपकी जो बात है इसमें भी अच्छा, मैं जी ज़रा मैं बिल्कुल आखिर में आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने इतने सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं पाकिस्तान में, ये ऐसे ही हो जाता है कि 186 नंबर चाहिए और इत्तेहाद 186 नंबर ला के खड़ा कर दे। मरकज़ में इमरान खान जिस हाउस को ठुड्डे मारते थे उस हाउस में वापस आने की बात करें, वो अपना रेवोल्यूशन फोल्ड अप कर दें, वो अप्रैल के एंड में इंतखाबात की बात करें। ये सारा कुछ राना साहब खुद ही हो रहा है? नहीं, देखिए पहले तो 186 की जो बात है पंजाब की, मैं स्टिल तलत साहब आई डाउट के ये नामुमकिन है कि 186 हो जाए। उनके पास 191 थे भाई, 187 हो सकते थे, 188 हो सकते थे, लेकिन आज स्टिल आई डाउट के वो एक दो कम थे। मैं बता रहा हूँ, ये मेरे अपना ज़ाती है। स्टिल आई स्ट्रांगली फील, क्योंकि अब हमारी पार्टी ने एक फ़ैसला किया कि हमने लिटिगेशन नहीं करनी, हमने इसको चैलेंज नहीं करना, क्योंकि हम चाहते हैं। इसी वजह से गवर्नर ने अपना नोटिफिकेशन भी जो था वो वापस लिया, और यही वजह थी कि ये आप असम्बली डिज़ोल्व करें, और ये हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं ताकि ये जो शोर शराब है, हम तो एक सिस्टम के चलने की बात करते थे, वरना ये शौक जो इलेक्शन का है, हमने तो मेरा हाल बेशुमार इलेक्शन लड़े हैं, आपको पता है। लोकल बॉडीज़ का मिलाएं तो 20 इलेक्शन लड़े हैं, जनरल इलेक्शन लड़े हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी इनका शौक पूरा हो जाएगा। ये ऐसी कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून एक जमात है, बहुत बड़ी जमात है पंजाब में, इंशाल्लाह देख लें आप। बाकी रही बात कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इसमें मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। ये बस चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। और आपने तबसरा ना करके राना साहब, आपने तबसरा ना करके तबसरा कर दिया, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आई एम श्योर आप भी इतने ही शॉक्ड होंगे जितने हम सब हैं लतीफ़ आफरीदी के अंदरनाक कत्ल के ऊपर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम ब्लेम असाइन नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि क्या उनकी जान बचाई जा सकती थी विद बेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट या नहीं? देखें जी, जहाँ उनके साथ ये हादसा पेश आया है, हाई कोर्ट के अंदर ये फायरिंग उन पर हुई है, और उनकी ख़ासे अरसे से ज़ाती दुश्मनी थी, जिसमें काफ़ी मरतबा दोनों तरफ इनकी इस तरह की वारदातें हुई हैं। एक दूसरे से इन्होंने कत्ल मुकातले जारी थे। अब ये जो वाक़या हुआ है हमारे लिए भी ये इंतहाई अफसोसनाक है, और सबसे बड़ी जो इसमें एक मैं समझता हूँ कि यकीनन एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ये थी कि हाई कोर्ट के अंदर इन पर हमला हुआ, और वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, बल्कि गेट पे जो है इवन वकला को, बल्कि इवन मैं ख़ुद भी कुछ दिन पहले मैं हाई कोर्ट गया हूँ, हमारी भी तलाशी ली जाती है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाता। तो इसलिए ये हमारे लिए भी हैरान कुन बात है कि कैसे कोई शख्स असला लेकर हाई कोर्ट के अंदर गया है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी इसमें डेवलपमेंट ये है कि जो कातिल है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो उनका वही ख़ानदानी दुश्मनी का ही पस मंज़र है। इनका इसी कातिल का चचा जो है वो सेशन जज थे एंटी टेररिज्म कोर्ट के, उनको कुछ अर्सा पहले मोटरवे पर मारा गया था, तो उसने बदला लिया है। लेकिन ये यकीनन काबिल गौर बात है कि आखिर ये असला लेकर हाई कोर्ट के अंदर कैसे गया। उसको चूँकि गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उससे तफ्तीश होगी और तमाम सिचुएशन सामने आ जाएगी कि क्या ये लैप्स था या किसी ने उसको फैसिलिटेट किया था। जो भी सूरत हाल होगी उसमें इंशाअल्लाह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केपी हुकूमत की तहलील शेड्यूल क्या है तहलील का? शेड्यूल तो ये है कि कल शाम को खैबर पुख्तनख्वा काबीना की मीटिंग हुई, जिससे खान साहब ने भी एड्रेस किया, और उसमें यही कहा गया है कि कल यानी बरोज़ मंगल वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा समरी को साइन करके तो एडवाइस भेजेंगे गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा को कि असम्बली डिज़ोल्व की जाए। अगर तो गवर्नर ने साइन कर दिए तो पहले डिज़ोल्व हो जाएगी, और अगर गवर्नर ने ना किए तो फिर 48 घंटे गुजरने के बाद डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जो मैं फोरसी कर रहा हूँ वो तो यही है कि जुमेरात तक जो है खैबर पुख्तनख्वा की असम्बली तहलील कर दी जाएगी।
आपकी जमात के अंदर ये आवाज़ तो होगी कि शायद कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आपके जमात के अंदर ये आवाज़ है कि इसको तहलील नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो रिडंडेंट डिबेट है। आपके ख्याल में ये आवाज़ तगड़ी हो सकती है आखिरी मिनट तक, या आपके ख्याल में इससे डन डील ना हो, अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी? देखें तलत साहब, किसी भी जमहूरी जमात में यकीनन इख्तिलाफ़ राय भी होता है और इख्तिलाफ़ राय का इजहार भी किया जाता है। कल भी जब खान साहब के साथ ये बात हो रही थी तो कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ टाइम लेने की बात की कि थोड़ा वो किया जाए, लेकिन सच कोई बुनियादी इख्तिलाफ इस बात से नहीं था कि तहलील का जो फ़ैसला है उसको वापस किया जाए। टाइम गेन करने के हवाले से कुछ इश्यूज़ ऐसे थे, कुछ हमारे अपने लोकल फ़ैसले थे या सरकारी इक़दामात थे जिनके लिए को 2-4 दिन का टाइम चाहिए था। साथ ही साथ हमारा एक मौक़िफ़ ये भी था कुछ लोगों का कि पंजाब में चूँकि असम्बली तहलील हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से शेड्यूल इंतखाबात का जारी हो जाए तो फिर हम इसको तोड़ें, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को फिर तहलील करें। लेकिन बहरहाल फिर आखिर में कंसेंसस ये हुआ कि जो भी है इस किस्म का मज़ीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, असम्बली को जो है वो मंगल के दिन प्रोसेस शुरू हो जाए और इसको तहलील कर दिया जाए। तो सच कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और कोई मुज़ाहिमत या मुखालफत का भी कोई इम्कान नहीं है। सब मेंबरान पार्टी के साथ खड़े हैं और इस फैसले से वो हैं, मतलब कंसेंसस है कि इस फैसले पे अमल किया जाएगा। हम समझते हैं आप ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपने मरकज़ में भी सियासत की है और सियासत का हिस्सा रहे हैं, और आपकी जमात की तरफ से अब इमरान खान के लेवल पर यह इशारा आ रहा है कि ऐन मुमकिन है, इम्कान वाज़े उन्होंने करने की कोशिश की कि वो कौमी असम्बली में वापस चले जाएँ। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप के लिए ये कितना कैसा एक अजीब मंजर होगा कि वो असम्बली जिसमें आप इस्तीफ़े दे चुके हैं, आपकी जमात और बारहा कह चुकी है कि हमने इस्तीफ़े मुंह पर मारे, आपकी प्ली ये रही है कि इस्तीफ़े हमारे कबूल नहीं कर रहे हैं और आप कोर्ट्स में गए हुए हैं, उसी असम्बली के अंदर वापसी, ये कितना बड़ा रेडिकल डिपार्चर है आपकी जमात के लिए? इसमें तलत साहब दो इसके एंगल्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक पार्टी की तरफ से किसी ऐसे बाकायदा फ़ैसले का ताल्लुक है तो वो मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है, क्योंकि आज मैं ख़ुद खान साहब के साथ हमारी मीटिंग रही है और हमने उसमें शिरकत की, तकरीबन कोई 2 घंटे तक वो मीटिंग जारी रही, उसमें तो इस पर कोई बात नहीं हुई इस मौजू पर। तो इसका मतलब मैं यही इससे अख़ज़ कर रहा हूँ कि शायद अभी तक पार्टी ने कोई इस हवाले से दो टोक फ़ैसला या हतमी फ़ैसला नहीं किया। हतमी फ़ैसला मुझे कहना चाहिए। हाँ, अगर कल एक इजलास बुलाया गया है कौमी असम्बली के हवाले से, उसमें मुशावरत होगी, उसके बाद अगर कोई बाकायदा इस हवाले से फ़ैसला होता है तो वो तो फिर सामने आ जाएगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक जनरल बात करूँगा और उसके बाद स्पेसिफिक्स में आऊँगा। जनरल बात यह है कि सियासत मैनेजमेंट का नाम है, मैटर्स को, अफेयर्स को मैनेज करना और जैसे जैसे हालात डेवलप होते हैं उसके मुताबिक अपनी जो हिकमत अमली है वो वज़ह करना। देखें, कौमी असम्बली से हमने एक उसूली मौक़िफ़ के तहत इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़े कबूल करने में स्पीकर कौमी असम्बली, जिसका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर मेंबर्स इसरार कर रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ा दिया है तो उनके इस्तीफ़े मंजूर कर दिए जाएँ। नहीं किए जा रहे, इसलिए नहीं किए जा रहे कि जो ख़ुद साख्ता किस्म की हुकूमत इन्होंने बनाई है उस हुकूमत को दवाम मिले, उसको तक़वियत मिले और एक जेली किस्म की जो है वो एक कार्रवाई असम्बली में अगर करनी पड़े तो उसके लिए उनके पास एक फ़ोरम मौजूद हो। यही एक जस्टिफिकेशन है हमारे इस्तीफ़े कबूल ना करने का। उसके बाद एक और बदनीयती आपके सामने है कि इन्होंने अक्टूबर में ज़िमनी इंतखाबात भी करा दिए 9 हलकों में। हालांकि क्या मज़ायका है, अगर आपने इलेक्शन कराना है तो फिर सारे इस्तीफ़े हमारे कबूल करें, सब हलकों पे इलेक्शन कराएं, नहीं कराए तो इसका मतलब यही था कि ये उसको मैनेज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं हमारे इन इस्तीफ़ों को अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। तो हमारे पास भी ये फिर यकीनन और कोई रास्ता नहीं रहता कि हम भी अपनी नई हिकमत अमली अपनाएं। वो हिकमत अमली यकीनन उस पर मैं तो कोई राय नहीं दे सकता, पार्टी का फैसला होगा, लेकिन अगर इस तरह का कोई फैसला होता है कि वापस जाते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिबिलिटी टू दैट पार्लियामेंट, टू दैट असेंबली या फोरम, बल्कि इसलिए जाना कि जो हमारा पॉलिटिकल बयानिया है और मौक़िफ़ है उसको हम अब नई हिकमत अमली के साथ पेश करें, तो शायद ये एक जस्टिफिकेशन या दलील है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मेरी मालूमात के मुताबिक इस मामले में हतमी फ़ैसला कल होना है। आज सच कोई चीज़ हमारे सामने या हमारे इल्म में नहीं है कि इस तरह का कोई फ़ैसला किया गया। कल की मीटिंग बड़ी अहम इस वजह से भी होगी बैरिस्टर साहब के खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान ने
निज़ाम को तब्दील करने के लिए जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हुआ, इनकलाब लाने की 2 कोशिशें की, फिर पंजाब से भी लाने की कोशिश की, और वो हमेशा ये बता रहे थे कि सड़क के ज़रिए निज़ाम तब्दील होगा, इसके अलावा नहीं। और जब उनको कहा जाता था कि आप असेंबली में वापस आएँ तो वो उस आर्गूमेंट को रद्द करते थे। आपने मैनेजमेंट की बात की, वो दुरुस्त बात है, लेकिन ये मैनेजमेंट से आगे की बात है। तो अब आपने सड़क के ज़रिए इनकलाब लाने के बजाय पार्लियामान के अंदर से तब्दीली लाने का इम्कान है, फैसला तो खैर हुआ नहीं। इज़ दैट करेक्ट? मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात पार्शली करेक्ट है, आधी ठीक है, मैं इसको आधी तस्लीम करूँगा। और वो ऐसे कि जैसे मैंने कहा कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी पॉलिसी हालात के मुताबिक एडजस्ट होती है, चेंज होती है। जैसे जैसे हालात डेवलप होते हैं उसी तरह आपकी पॉलिसी भी आप मैनेज करते हैं उसको। तो मेरा ख्याल ये है कि सड़क भी तहरीक चल गई, आपने देखा पिछले 8-9 महीनों से लॉन्ग मार्च हुआ, कई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से एक लॉन्ग मार्च हुआ, पंजाब से हुआ, जब हमजा शहबाज की हुकूमत थी उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ। जब तशद्दुद हुआ वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी तशद्दुद है, लेकिन उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च हुआ, उसमें आखिर में ये करना पड़ा इनको लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कि खान साहब पे कातिलाना हमला करवा दिया, क्योंकि और तो कोई तरीका इनके पास लॉन्ग मार्च को रोकने का नहीं था। उसके बावजूद वो लॉन्ग मार्च हुआ। जमहूरियत में तलत साहब आपके पास पैरामीटर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, आप उन लिमिटेड पैरामीटर्स में आप अपनी जमहूरी कार्रवाइयाँ और एहतजाजी तरीके चलाते हैं। हमने भी चलाई, अपनी भरपूर कोशिश की कि पुरअमन तरीके से एहतजाजी तरीके चलाई जाए। अगर उससे कोई खातिर ख्वाह हमारा अब हदफ जो है वो हम हासिल नहीं कर पा रहे तो यकीनन हमारे पास और क्या स्ट्रेटजी है, हमने फिर उसको जो है चेंज करना है। वो नेपोलियन का मकूला है, वो कहता है कि जंग लड़ना ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, ये एक आर्ट है। तो हम भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम भी आर्ट के तरीके से इसके साथ खेलेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है अपने अहदाफ को हासिल करने का हम वो स्ट्रेटजी अपनाएंगे, प्रोवाइडेड कि वो आइन कानून के तहत हो, जमहूरी अक़दार के साथ मुआफ़िकत रखती हो। तो असम्बली में वापस जाकर असम्बली के अंदर से ही असम्बली को तहलील करने की तहरीक चलाना, मेरे ख्याल में ये हमारी स्ट्रेटजी का बिल्कुल लॉजिकल हिस्सा बनता है। इसमें कोई ऐसा कोई पॉलिसी चेंज करना या कोई यू टर्न लेना या अपने मकासद को कंप्रोमाइज़ करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। जी, अब कराची के ऊपर बात कर लेते हैं। कराची हैदराबाद के इंतखाबात ने डोमिनेट किया हुआ मीडिया को। पाकिस्तान में और भी बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर से हम नज़र नहीं उठा सकते। सबका इम्तिहान था, पीपल्स पार्टी का इम्तिहान था, जमात इस्लामी का इम्तिहान था, PTI का इम्तिहान था, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान था, इलेक्शन की नौयत का इम्तिहान था, मीडिया का इम्तिहान था। सारे मुझे लगता है इम्तिहान के अंदर फंस के रह गए। अभी तक जो नंबर्स हमारे पास है उसके अंदर आपको पीपल्स पार्टी लीड करती हुई नज़र आती है। जमात इस्लामी का पहला नंबर कम आ रहा था जो नताइज हतमी है, लेकिन उसके बाद जमात इस्लामी ने काफ़ी दौड़ लगाई और कोई अभी जो मेरे पास एदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 20 के करीब उन नताइज की बात करो जिसको जमात इस्लामी क्वेश्चन करती है, उनका फ़र्क है। PTI तमाम तर दावों के बावजूद बिल्कुल आपको पीछे नज़र आती है। नून लीग और बाकी जमातों को आप छोड़ दें। हाफिज़ नईम रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी, हमारे साथ। हाफिज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब, अब आपको एक गिला तो नहीं होगा कि आपकी कवरेज नहीं होती और आपके इंटरव्यूज नहीं होते, ये तो आपका गिला दूर हो गया ना, कि नहीं? लेकिन उसके लिए हमें कराची की नंबर 1 पार्टी बनना पड़ा। बाकी जो नंबर 4 नंबर 5 पार्टी हैं उनकी कवरेज तो फिर भी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, सारे गिले खत्म। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने कहा नंबर 1 पार्टी बनना पड़ा, लेकिन नंबर जो हमारे पास है उसमें तो पीपल्स पार्टी आपसे बहुत आगे है। इसमें तलत भाई मसला यह है कि हमारी सीटें 100 के करीब हैं, जिसमें से 94 ऐसी यूनियन काउंसिल है जिनके फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। फॉर्म 11 का मतलब यह है कि जो नतीजा निकला वहाँ के पोलिंग जो एजेंट थे उसने पोलिंग अफसर से, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन लेकर वो नतीजा अपने पास रखा हुआ है। उस नतीजे की बुनियाद पर RO रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। तो अब हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जमात इस्लामी की 5-6 सीटें इन्होंने इस तरह से गड़बड़ कर दी है कि जो हम जीते हुए हैं हमारे पास नतीजा मौजूद है, और PTI की भी तकरीबन 10-12 सीटें इन्होंने इस तरह से कर दी हैं। तो जो नंबर में पीपल्स पार्टी पीछे रह गई, मैं तो अभी उसकी बात नहीं कर रहा जो दौरान पोलिंग उन्होंने किया या पोलिंग से पहले किया या हल्काबंदियों में किया, वो अपनी जगह, लेकिन जो पोलिंग के बाद रिगिंग हो रही है वो हैरत अंगेज़ है कि नताइज देर से जारी करो, पहले जो है वो जो उनकी जीती हुई या जिता दी गई सीटें हैं उसको जारी कर दो ताकि ये इंप्रेशन बन जाए
कि पीपल्स पार्टी जीत रही है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करो। ये बहुत खतरनाक तरीका है और इसके नतीजे में आप अकलियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादती हो रही है। और अच्छा, उनकी लीडरशिप, मुझे जरा नासिर हुसैन शाह साहब का, ठीक है, वजीर बल्दियात से हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने हाफिज साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि रिजल्ट्स को देर से अनाउंस करके तब्दील किया जा रहा है, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि 94 सीटों के फॉर्म 11 उनके पास है, जिससे मुराद ये है कि अभी तक जो नताइज आए हैं उसमें उनके नंबर भारी भरकम है और वो हुकूमत बना सकते हैं पीटीआई के साथ मिलके या नून के साथ मिलके। आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। हाफिज़ नईम साहब मेरे इंतहाई मोहतरम हैं और मैं कल से ही इनसे हम लोग राब्ते में भी हैं, जो ये जिसकी तशवीश जिसका इज़हार कर रहे हैं। सीएम साहब ने भी इनसे बात की थी और हमने पूरी कोशिश की है कि जल्द अज जल्द जो है ये रिज़ल्ट आ जाए। और जिस तरह ये ख़ुद भी फरमा रहे हैं कि सबके पास वो रिज़ल्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं और ज़ाहिर है उसमें कोई इस तरह की चेंज नहीं की जा सकती। हो ये रहा है कि कंपाइलिंग में देर हो रही है क्योंकि सिर्फ यूसी नाज़मीन और वाइस चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन फिर काउंसलर के भी हैं, तो ये है और ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ देर हो रही है। लेकिन इस वक्त तक 80-90% रिज़ल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। थोड़े बहुत जो हैं तलत साहब वो भी आ जाएंगे और मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म की कोई भी रिगिंग नहीं। अब हो क्या रहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी तादाद में कामयाबी हुई है तो ये बड़ा सबके लिए पता नहीं क्या हो गया है कि वो समझ रहे हैं कि क्या ये वो विजन है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था, जिसके तहत यहाँ पे काम हो रहे थे। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। हैदराबाद डिवीज़न में तो 90% से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। और यहाँ पे वो जो एक बयानिया था पीटीआई का, जो खान साहब ने एक हवा बनाया हुआ था, वो देखें वो कहाँ गया। कितनी अभी इन्होंने जमात इस्लामी ने कितनी सीटें जीती हैं पीटीआई से। मैं बात नहीं काटता, लेकिन आप और मैं अपनी अपनी फील्ड में इतने अरसे से काम कर रहे हैं कि हम कम से कम इस डिबेट को जो डेवलपमेंट के रिवॉर्ड्स हैं पीपल्स पार्टी के उस तरफ ना ले जाएं तो बेहतर है। इसको जरा ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्शन पे ही रखते हैं। आपका नुकता बड़ा अहम है, जो टाइम दीजिएगा ले जाना। मैं हाफिज साहब के पास आता हूँ, पहले मैं उसी प्रोसीजर के ऊपर आता हूँ। हाफिज साहब, नासिर साहब ने बात दुरुस्त की कि अगर आपके पास 94 सीटों के फॉर्म 11 मौजूद हैं और हर जमात के पास ये फॉर्म पहुंच रहे हैं और तमाम तर खदशात के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, तो अगर पीपल्स पार्टी ने या किसी भी जमात ने रिगिंग करनी होती तो ये नताइज तो हासिल ना करते और आपके पास फॉर्म भी मौजूद है। तो रिगिंग का आप क्यों कह रहे हैं, क्यों खदशा है आपका? आप राब्ते में भी हैं इनसे? देखें, अगर रिगिंग नहीं होती तो मैं रिगिंग नहीं कहता। रिगिंग हो रही है तो मैं रिगिंग कह रहा हूँ ना। अगर 7,590 किसी जगह पर हमारे नंबर्स हैं, औरंगी टाउन की यूसी 7 और चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी के 1,300 कुछ वोट हैं, और वो जो चौथे नंबर की पार्टी है आरओ के ज़रिए से उसको नंबर 1 पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए, तो मुझे आप बताइए ना कि मैं क्या कहूँ उसको। मैं कहूँ कि बहुत मुनसिफाना तरीके से नताइज का ऐलान हो रहा है, इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे ये काम हो रहा है। भाई देखें, हमारे साथ तो ये ना करें ना, हमारे पास तो ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं, और ये कहना कि जनाब आप चले जाएं, ये कोई तरीक़ा नहीं है। नताइज तो ठीक तरीके से आने चाहिए, और जितना जिसका साइज़ है उतना उसका साइज़ सामने आना चाहिए। किसी को नंबर 1 पार्टी को नंबर 2 पार्टी आप करके ये चाहें कि क्लेम करने लगें कि आओ हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लो और मैं अब आ जाओ हमारे मातहत रहकर, ये नहीं चलेगा। सीधी सीधी बात है कि जिसकी नंबर 1 पोजीशन है उसको तस्लीम किया जाए। मैं कोई क्लेम थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो हो चुका है और नतीजा आ चुका है, फॉर्म्स मौजूद हैं। अव्वल तो देखें कि अफसोसनाक बात है हमारे मुल्क में कि अगर इलेक्शन में वोट पड़ गए तो ये जिम्मेदारी सियासी जमात की नहीं होनी चाहिए कि अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए, हुकूमत जो अमला प्रोवाइड करती है उसकी होनी चाहिए, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ भी पॉलिटिकल वर्कर करता है। अब वो तहफ़्फ़ुज़ करते करते कहाँ तक जाए? एक तरफ वो रात देर तक जागता रहे
और वो कहे कि भाई मैं रिजल्ट लेकर जाऊंगा, उसको फॉर्म न दिया जाए, फिर भी चले वो, कहीं कोई लेट जाए, कोई बैठ जाए, कोई लड़ जाए, कहीं पुलिस के जरिए उसको भगा दिया जाए, 2 स्टेशनों के रिजल्ट ना दिए जाएं और फिर उन्हीं 2 स्टेशनों के ऊपर रिगिंग कर दी जाए, ये कौन सा तरीका है? और ये बहुत सारी सीटों के ऊपर तो इस तरह हुआ है। लेकिन जहां 93-94 हमारे पास पूरे के पूरे मौजूद हैं यार, वो तो हम सीधी सीधी बात है, उसको रिगिंग ही कहेंगे ना, उसको क्या कहेंगे। हमारा पहला मुतालबा ये है कि हमने कराची में नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की 42 यूसीओ में इलेक्शन हुआ, हम 39 जीत गए। हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्लीन स्वीप किया, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में क्लीन स्वीप किया, हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की औरंगी टाउन में क्लीन स्वीप तकरीबन किया। अब आप लेकिन हाफिज साहब का कलाम है, हाफिज साहब का कलाम नहीं है। आप अपनी आप देखें, आप आज खुद हाफिज साहब आप आज खुद इलेक्शन के नताइज जारी नहीं कर सकते। हर कौन सी पार्टी ने माना है कि वो हारे हैं? हम समझते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने मालूमात भी रखी होंगी अपने पास, लेकिन इफ यू वर टू क्लेम कि हम जीत गए हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन तो रिडेंडेंट हो जाता है। मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, मुझे नासिर साहब के पास जाने दीजिए, आप ही का नुक्ता ले जाके। नासिर साहब, क्लियरली पीपल्स पार्टी के ऊपर एक काफ़ी बर्डन है, ट्वीट हुए हैं, बदनज़मी भी ट्वीट हुई है, बैलेट पेपर जो हैं वो थद्दे के थद्दे बाहर आते हुए ट्विटर पे मौजूद है, वीडियोस ठप्पे लगे हुए मौजूद हैं। तो इन कंप्लेंट्स को सिर्फ आप इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजकर एड्रेस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं कि ये खदशात एड्रेस हों? देखिए, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं, अभी एक यूसी का जिक्र किया मेरे इंतहाई मोहतरम है हाफिज साहब, इसको आप ज़रा रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा, जिसमें इन्होंने कहा कि इनके कैंडिडेट को 5000 और कुछ मिले और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 1000 मिले और अब उसको जिताया जा रहा है। ये आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। इसको बिल्कुल पैमाना बना लेते हैं और इस पे आप चेक कर लें कि क्या वाकई ऐसा ही हुआ है। ज़ाहिर है वहाँ पे सबके पास वो फॉर्म होंगे जो हाफिज साहब बताते हैं। दूसरी बात ये है कि चले इल्ज़ामात इस वक्त जो जहाँ से हार रहा है वो पीपल्स पार्टी पे लगा रहा है और पीटीआई तो सबसे ज़्यादा लगा रही है। अब पीटीआई से सबसे ज़्यादा जो इलाके हैं, जो नशिस्तें हैं, वो तो जमात इस्लामी ने ही उनसे जीती हैं। तो क्या वहाँ पे कोई धांधली हुई है? और फिर अगर हमने धांधली की है तो यहाँ पे सईद गनी साहब जो हमारे मिनिस्टर भी हैं, डिविजनल प्रेसिडेंट हैं और वो करता धरता है, पूरी इलेक्शन में उनकी मेहनत है, वो पूरा मॉनिटर कर रहे थे, उनका भाई कैसे हार गया? तो ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और दूसरा तलत साहब आप मेरे इंतहाई मोहतरम हैं, मैं आपकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ और जब आप ऑफ स्क्रीन थे तो हम ही आपके लिए एक बात किया करते थे कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है। ये जो एक तासुर सब ने बना लिया है ना कि जी सिंध गवर्नमेंट ने कुछ डिलीवर नहीं किया, इस पे मैं बड़ी माजरत के साथ कि बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो होना चाहिए था अभी वो नहीं हुआ, लेकिन इन तमाम इश्यूज़ के बावजूद जो फंड्स की कमी जो भी है, तो यहाँ पे बहुत कुछ हमने डिलीवर किया है। उन इलाकों में भी तरक्याती काम कराए हैं जहाँ से हमें कभी वोट नहीं मिले। ये जो आज वहाँ से हमें कुछ वोट मिले हैं या जहाँ पे हमारे कुछ लोग जीते हैं, वो विजन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जहाँ वोट ना मिलने के बावजूद वहाँ काम किए, अरबों रुपए वहाँ पे लगाए। मैं बिल्कुल आपको सेकंड गेस नहीं करना चाहता, आपका नुक्ता नज़र सर आंखों पर, लेकिन ये मामला तय करने के लिए कहाँ पर क्या हुआ है, मुझे खुद कराची आना होगा और आपकी गाड़ी में सफ़र करके इलाकों का दौरा करना होगा कैमरे समेत, और दौराने सफ़र जो है, दौराने सफ़र फिर आपसे बात करनी होगी। बट थैंक यू वेरी मच। लेट मी आस्क हाफिज साहब टू रिस्पॉन्ड क्विकली। हाफिज साहब आप, अच्छा हाफिज साहब हैज़ लेफ्ट अस, तो नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब कर रहे हैं, ज़रा एमक्यूएम की बात भी सुन लें। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वसीम साहब ये बताइएगा, अब तो ये मामला चल रहा है कि मेयर किसका होगा, इंतखाबात के अंदर नताइज भी आ गए, कुछ एतराज़ात काफ़ी सारे हमने सुने कि डू यू फील कि शायद आपका ये फैसला कि आपने इंतखाबात से बाहर रहना है, इस तमाम प्रोसेस को देखते हुए जो हुआ आज, वो अभी भी आप समझते हैं दुरुस्त फैसला था? बिल्कुल दुरुस्त फैसला था। और कराची और हैदराबाद के जो लोग हैं, उन्होंने
हमारा साथ दिया और आपने देखा कि टर्न आउट जो था वो कितना टर्न आउट था। रिजेक्ट किया है कराची के अवाम ने हमारे जो डिसीजन था। मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतर डिसीजन था। कराची कामयाब हुआ है आज। वसीम साहब आप ठीक है, वसीम साहब आप ज़ाहिर है आगे मेयर्स बनेंगे, ये निज़ाम चलने लगेगा, आपका एतराज़ात अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। आप इस निज़ाम से इतने ही परे रहेंगे जितने आपने इलेक्शन को बॉयकॉट करके किया। किसी ना किसी तरीके से तो आपको अपनी मौजूदगी साबित करनी होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तरफ ये निज़ाम जो है जिसके ऊपर आपके एतराज़ात वाज़े हैं वो चल रहा होगा, दूसरी तरफ एक बड़ी जमात जो अब इकट्ठी हो रही है उसके एतराज़ात भी चलेंगे। तो आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, ये मामला चलेगा कैसे कराची हैदराबाद में? देखिए तलत साहब, हमारी जो जद्दोजहद थी वो इलेक्शन जीतने या मेयर बनने के लिए नहीं थी। हमारी बड़े अरसे से ये जद्दोजहद चल रही है कि निज़ाम मजबूत हो, अगर इलेक्शन होने तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जिसका आइन आपको इजाजत देता है। ना इलेक्शन कमीशन कामयाब हुआ, इलेक्शन कमीशन तो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है आज के कल के इलेक्शन में, इतवार के इलेक्शन में। जिस तरह से यहाँ इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन होते हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वोटर लिस्टें, जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो लोग उठा के लेके फिर रहे हैं। ऐसा इलेक्शन होता है। टर्न आउट देख लें आप। तो हमारा साथ दिया है कराची के रहने वालों ने, हैदराबाद के रहने वालों ने। रिजेक्ट किया है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, हुकूमत सिंध के फैसले को रिजेक्ट किया है। और देखें, हमने ये जद्दोजहद की थी कि जैसे सेंसस में कराची को आधा गिना गया है, अब सिंध हुकूमत ने जेरीमेंडरिंग करके, प्री पोल रिगिंग करके, जिस तरह से हल्काबंदियां की हैं, वोटर लिस्टों में खामियां मौजूद हैं, ये सारी चीजों के खिलाफ हम आवाज कर रहे थे। इलेक्शन तो कराएं, आप कल कराएं, मगर इन चीजों को भी तो एड्रेस करें कि आप फेयर और फ्री इलेक्शन करा सकें। आज जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से पीपुल्स पार्टी ने ऐसे इलाकों से वोट लिए हैं, ऐसे पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए हैं, वो सबके सामने है। आप सोशल मीडिया पे देख लें। आज टोटल कराची ने इन जमातों को रिजेक्ट किया है। हाँ, निज़ाम मजबूत हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो, फिर कोई भी जमात का मेयर आए, हमें कोई एतराज नहीं, मगर सिस्टम तो ठीक हो। अब पूरे सिंध को 14 साल से सिंध पे काबिज हैं। सिंध का हाल देख लें। अब इस जेरीमेंडरिंग से, प्री पोल रिगिंग से आप कराची हैदराबाद पे भी काबिज होना चाहते हो कि हशर होगा इस शहर का। वैसे ही बुरा हाल किया हुआ इस शहर का। अब जिन्होंने सिंध को नहीं डेवलप किया 14 सालों में, वो कराची का अगर मेयर ले भी आते तो वो क्या कर लेगा? ओके वसीम साहब, आई हैव टू लीव इट देयर। आप इंतहाई गैर मुतमईन हैं और आपके एतराज़ात बाकी हैं और आप समझते हैं कि ये इलेक्शन एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है। बहुत कुछ ट्रेंड कर रहा है, लेकिन पेशावर में आज लतीफ़ आफरीदी का अंदोनाक कत्ल वो ट्रेंड कर रहा है। इसके ऊपर लोग अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं, मरहूम के लिए दुआएं खैर कर रहे हैं, मग़फ़रत की दुआएं कर रहे हैं और परेशान भी हैं कि दिन दिहाड़े बीच अदालत में इतना बड़ा वाक़या हो गया और उसके ऊपर सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, जो हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो एक दूसरे की तरफ बक को पास कर रहे हैं, यानी ज़िम्मेदारी दूसरे पर फिक्स कर रहे हैं। इसके ऊपर हज़ारों ट्वीट्स हुए हैं। लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमलन सफाया हैदराबाद और कराची से सीटें उन्होंने ली हैं, लेकिन जो उनके एक्स गवर्नर साहब कल 6 बजे के करीब ट्वीट करके बता रहे थे कि हमारा मेयर होगा, नंबर्स वो बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबला जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का, बल्कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कराची में और हैदराबाद के अंदर पीपल्स पार्टी। तो बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है इमरान खान साहब का और ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि आप तो बड़े दावे करते थे और देखे लोगों ने कैसे वोट्स के ज़रिए आपको फारिग किया। लेकिन उसके जवाब में भी ये कहा जा रहा है कि
इसमें धांधली हुई है बहुत बड़े पैमाने पर। सलीम साफ़ी ने भी इस पर ट्वीट किया है कि जो कुछ हुआ कराची में वो 2018 का रिपीट था। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी मीटिंग हुई इमरान खान से और शहबाज शरीफ से। दोनों की तस्वीर चलाकर ये बताया जा रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की और एक्स प्राइम मिनिस्टर की उसमें कितना फ़र्क है, और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्होंने भी इस पर अपना तज़िया दिया। तो इस पर काफ़ी ट्वीट्स हैं, 10,000 के करीब ट्वीट्स हैं और मज़ीद ट्रेंड ये बन सकता है। मोनिस इलाही ने गरीदा फारूकी के ट्वीट के ऊपर जवाब दिया, मैडम आज इतना मोनिस कर रही हैं, अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान में सजेस्टिव जुमले और ट्वीट्स जो हैं अब दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, ये उस जुमरे में आता है। सलमान शहबाज ने ट्वीट किया और ये बताया कि जो आखिरी 3 फाइनेंस मिनिस्टर थे बशमूल उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर के मिफ्ताह इस्माइल, वो तीनों जोकर थे और पाकिस्तान में जो मौजूदा मुआशी घड़मस है उस घड़मस की ज़िम्मेदारी पिछले तीनों फाइनेंस मिनिस्टर्स पर डाल दी। लोगों का ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ की फैमिली की तरफ से जवाब आ रहा है इसहाक डार के बिहार पर। इसहाक डार की इसके अंदर बड़ी तारीफ़ भी की गई। जब अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को आप ऐसे रगेदने लगे तो इमेज ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि अंदर खाने किस तरीके से फ़ैसले होते हैं और कैसे ख़ानदान के लोग जो हैं वो अपनी ही हुकूमत के मेंबरान को रगेदते हैं सिर्फ इस वजह से कि अब पब्लिक डिबेट इकॉनमी के ऊपर फोकस कर चुकी है और इसहाक डार साहब जो जादू चलाना चाह रहे थे वो चल नहीं पा रहा।